हाय स्टूडेंट, आप सभी का समय साइंस क्लासेज में स्वागत है। आज हम IUPAC, जैसा कि हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि हम IUPAC पढ़ेंगे कल। तो IUPAC क्या होता है, IUPAC नाम कैसे बनाए जाते हैं, इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कार्बनिक रसायन के जितने भी नाम हैं हम उनको सीखेंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह ट्रिकों के माध्यम से आप सब लोगों को सिखाया जाएगा। तो देखते हैं IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण, इसका सर्वप्रथम सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म लिखे थे। फुल फॉर्म पता होना चाहिए हमें कि IUPAC का पूरा नाम क्या होता है। तो I से होता है इंटरनेशनल, U से होता है यूनियन, P से होता है प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का पूरा नाम होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब IUPAC नामकरण बनाने से पहले कुछ नियम होते हैं। एक फॉर्मूला है जो मैं आपको यहाँ ड्राइव करूँगा या यहाँ बताऊँगा आपको कि IUPAC का ये फॉर्मूला आप पर याद होना चाहिए। मतलब IUPAC का आप पर ये फॉर्मूला या सूत्र आता है तो आप किसी भी प्रकार का IUPAC नाम बना दोगे। तो सूत्र को देखेंगे, इसका नाम है, मैंने अपनी तरफ से लिखा है IUPAC फॉर्मूला। IUPAC फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ। IUPAC फॉर्मूला। IUPAC फॉर्मूला में क्या होता है, इसमें 5 स्टेप होते हैं। एक तो इसमें जनक श्रृंखला होती है, दूसरा प्राथमिक पूर्वलग्न, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक पूर्वलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। तो 5 स्टेप होते हैं। प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, प्राथमिक पूर्वलग्न क्या होता है और द्वितीयक पूर्वलग्न क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बीच में मिडिल में जनक श्रृंखला को रखेंगे। जनक श्रृंखला, जनक श्रृंखला के राइट साइड में हम इस जनक श्रृंखला के राइट साइड में हम रखेंगे यहाँ पर प्राथमिक अनुलग्न। इसके बाद द्वितीयक अनुलग्न। जनक श्रृंखला के लेफ्ट साइड में सबसे पहले रखेंगे हम यहाँ पर प्राथमिक पूर्वलग्न। इसके बाद हम रखेंगे द्वितीयक पूर्वलग्न। तो ये हमारे 5 स्टेप हो गए। जनक श्रृंखला, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, प्राथमिक पूर्वलग्न और द्वितीयक पूर्वलग्न। प्राथमिक अनुलग्न को हम बोलते हैं सफिक्स, इसको इंग्लिश में सफिक्स भी बोला जाता है, सफिक्स, और इसको प्रीफिक्स। तो याद रखना ये चीज आपको, प्राथमिक अनुलग्न को सफिक्स बोला जाता है इंग्लिश में, जबकि प्राथमिक पूर्व जो भी पूर्वलग्न होगा उसके लिए प्रीफिक्स लगाते हैं और अनुलग्न के लिए सफिक्स लगाते हैं। अब यहाँ क्या होता है, जो जनक श्रृंखला है, जनक श्रृंखला आपने 10 कार्बन तक गिनती जैसे कि छोटी क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ 10th क्लास तक के भी मैं लेके चलूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट्स आए कि सर हमें IUPAC 10th क्लास वालों का भी सीखना जरूरी है। तो यहाँ क्या है, देखो कार्बन, जैसे कि हमारे पास 10 कार्बन है तो पहले कार्बन के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। तो ये हमें याद होना चाहिए। C1 इसके लगाते हैं मैथ, C2
इसके लगाते हैं हम एथ। C3 इसके लगाते हैं हम प्रोप। C4 के लिए लगाते हैं हम ब्यूट। C5 के लिए लगाते हैं हम पेंट। C6 के लिए लगाते हैं हम हेक्स। C7 हेप्ट। C8 ऑक्ट। C9 इसके लगाते हैं हम नॉन। और C10 के लिए लगाते हैं हम डेक। तो आप सबको ये याद होनी चाहिए। एक कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। तो ये हमें याद होना चाहिए, तब तक ये आप पर नाम, ये संख्याएं नहीं याद होंगी, आप IUPAC नाम बनाना नहीं सीखोगे। इसके बाद क्या होता है, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न से पहले हम इधर आ जाते हैं द्वितीयक पूर्वलग्न। द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में हम रखते हैं प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी प्रतिस्थापी का मतलब कोई श्रृंखला लेंगे हम, जो भी मेन कार्बन की श्रृंखला होगी उसमें जितने भी प्रतिस्थापी होंगे उन प्रतिस्थापियों को हम द्वितीयक पूर्वलग्न के रूप में हम प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि Cl हुआ, इसके लगाएंगे हम क्लोरो। Br हुआ, इसके लगाएंगे हम ब्रोमो। I हुआ, इसके लगाएंगे आइडो। F के लिए लाएंगे हम फ्लोरो। इसके बाद CH3 होगा, इसके लगाएंगे हम मैथिल। CH3 CH2 इसके लाएंगे हम एथिल। इसके बाद CH3 CH2 CH2 इसके लाएंगे हम प्रोपिल। और कुछ जैसे कि OH आ जाएगा, इसके लाएंगे हम हाइड्रोक्सी। ठीक है। तो ये जनरली और भी होते हैं, जैसे कि NH3 के लिए NO2 होता है, NO2 के लिए हम लगाते हैं यहाँ पे नाइट्रो। इसके बाद कुछ और भी NH3 बहुत से सारे होते हैं, तो आपको ज़्यादातर ये देखे जाएंगे आपके लिए प्रतिस्थापी के रूप में। अब प्राथमिक पूर्वलग्न क्या होता है? प्राथमिक पूर्वलग्न का मतलब है यदि कोई श्रृंखला वलय बना रही हो, मतलब उसमें कोई द्विबंध ना हो, त्रिबंध नहीं हो, मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो, परंतु वो श्रृंखला बना एक वलय का निर्माण कर रही है। जैसे कि 6 कार्बन की श्रृंखला है या आ जाए 5 कार्बन की श्रृंखला, तो इसके लिए हम जब इनका नामकरण करेंगे तो उससे पहले हम साइक्लो शब्द लगाएंगे। एक रिंग आएगी तो उसके लिए साइक्लो, 2 रिंग होगी तो उसके लिए बाईसाइक्लो। तो हम यहाँ लगाते हैं साइक्लो और बाईसाइक्लो। याद रखना, ये कब लगाएंगे? सिर्फ ये वाला सिर्फ जब आएगा जब कोई रिंग दे रखी हो, मतलब रिंग के लिए नामकरण कर रहे हो, तो हम प्राथमिक पूर्वलग्न का उपयोग करेंगे। इसके बाद आ जाए द्वितीय प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न में जैसे कि कार्बन कार्बन के मध्य में यदि सिंगल बॉन्ड हो सारे, तो उनके लिए लगाते हैं हम एन। जबकि कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड हो तो इसके लिए लगाते हैं हम इन। और जब कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसकी लगाते हैं हम आयन। तो याद रखना आपको, प्राथमिक अनुलग्न में जब कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसके लिए एन, कार्बन कार्बन के मध्य में जब द्विबंध होगा तो उसके लिए इन, और जब कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लगाएंगे हम आयन। अब आ जाए द्वितीयक अनुलग्न। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जितने भी आगे के 10th तक तो आपका ये सिलेबस में ये भी नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत नॉर्मल आते हैं, लेकिन 11th 12th BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड थर्ड ईयर सब में नामकरण करने के लिए क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप का होना बहुत जरूरी है, याद होना जरूरी है। तो इसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं? जैसे कार्बोक्सिलिक समूह हुआ, सल्फोनिक अम्ल हुआ, सल्फेट अम्ल हुआ, इसके बाद एस्टर हुआ और एनहाइड्राइड हुआ। इन सब के लिए क्या अनुलग्न के रूप में क्या लगाते हैं क्रियात्मक समूह, तो उसको मैं अभी बताऊंगा। एक चार्ट है
इस पर बनाना तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, तो दोबारा देख लो, IUPAC फॉर्मूला। सबसे पहले हमको जनक श्रृंखला पता होना चाहिए। जनक श्रृंखला के राइट साइड में हम सारे अनुलग्नों को लिखते हैं और सबकी लेफ्ट साइड में हम सारे पूर्वलग्नों को लिखते हैं। जनक श्रृंखला, फिर उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न लिखेंगे, उसके बाद द्वितीयक अनुलग्न, इसके बाद लेफ्ट साइड में प्राथमिक पूर्वलग्न और द्वितीयक पूर्वलग्न। अब यहाँ पे क्या होता है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के लिए एक चार्ट है, इस चार्ट को देखें आप। ये चार्ट आपको याद होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ देख रहे हो क्रियात्मक समूह, पूर्वलग्न और यहाँ पर है अनुलग्न। तो क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक समूह है, COOH। इसके लिए पूर्वलग्न लगाते हैं कार्बोक्सी और अनुलग्न लगाते हैं यहाँ पे ओइक अम्ल। इसके बाद SO3H, इसके लिए पूर्वलग्न लगाते हैं सल्फो, जबकि अनुलग्न लगाते हैं सल्फोनिक अम्ल। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, मतलब इसको बोलते हैं हम एनहाइड्राइड। तो इसके लिए पूर्वलग्न नहीं होता है, याद रखना है, और अनुलग्न होता है ओइक एनहाइड्राइड COOR। इसके लिए हम पूर्वलग्न लगाते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल और अनुलग्न होता है एल्किल ओएट। इसके बाद क्रियात्मक समूह C डबल बॉन्ड OX, इसके लिए हेलोफॉर्मिल OL हेलाइड लगाते हैं। इसके बाद यहाँ क्या होता है कार्बेमाइल एमिडो एमाइड, CN के लिए साइनो क्या होता है यहाँ पे पूर्वलग्न, जबकि जो अनुलग्न होगा नाइट्राइल। NC होता है आइसोसाइनो, इसके लिए आइसोनाइट्राइल आ जाएगा। यहाँ फॉर्मेल ऑक्सो या L लगाएंगे, L ये वाला आपको याद रखना है जनरली, ये आपको अनुलग्न याद होनी चाहिए। क्रियात्मक समूह कार्बन युक्त जितने भी क्रियात्मक समूह उनके क्या होते हैं, ज़्यादातर अनुलग्न लिए जाते हैं क्योंकि श्रृंखला में गिना जाता है वो कार्बन। इसके बाद कीटोन के लिए कीटो या ऑक्सो इधर लगाएंगे ऑन, OH के लिए हाइड्रोक्सी या ऑल, SH के लिए मर्केप्टो या थायोल, NH2 के लिए एमिनो या एमीन, और इसके बाद एक होता है एलिपॉक्सी। इसके लिए कोई वो अनुलग्न नहीं होता है, याद रखना इस चीज़ को। तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेना, और आप पर यदि नहीं हो तो आप जो भी राजस्थान की रसायन विज्ञान की बुक होती है उसमें सब में ये सारणी दे रखी होती है, उस सारणी को आप एक बार देख लेंगे, 11वीं क्लास की है। ठीक है, तो एक बार आप इसको देखकर, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको उतार लीजिए। इसके बाद मैं आपको नियम बताऊंगा IUPAC के क्या क्या नियम होते हैं, उन सबको नियमों को हम पढ़ के उसके बाद हम IUPAC नाम बनाना सीखेंगे। एक बार देख लें। अब देखो यहाँ नियम देखेंगे कि IUPAC के लिए क्या क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा उसकी रिवाइज करा दूँ या आपको बता दूं कि क्या क्या नियम होते हैं, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा उनको। उन सभी नियमों को आपको उतारना है, जब जाके आप IUPAC नाम सीखोगे। ये नहीं कि हमने फॉर्मूला उतार लिया, वो नियम भी आने चाहिए आप पे। तो सबसे पहले जो नियम होता है IUPAC नाम बनाने के लिए, वो सबसे पहले एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। मतलब जितनी ज़्यादा लंबी कार्बन श्रृंखला आप पे होगी उतना ही उसको हम सेलेक्टिव करेंगे। जैसे कि एक मेरे पास 10 कार्बन की श्रृंखला और एक 8 कार्बन की श्रृंखला है, तो मैं 10 कार्बन वाली श्रृंखला को लूँगा, ना कि 8 कार्बन वाली श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन। और उस लंबी श्रृंखला हमने जो चयनित श्रृंखला है या हमने सेलेक्ट श्रृंखला होती है, उस सेलेक्ट श्रृंखला में द्विबंध त्रिबंध क्रियात्मक समूह और प्रतिस्थापित सर्वाधिक संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, उस संख्या जो हम श्रृंखला को चयन कर रहे हैं उसमें प्रतिस्थापी भी उपस्थित होना चाहिए, द्विबंध त्रिबंध भी होना चाहिए और क्रियात्मक समूह भी उपस्थित होना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, यदि जो दूसरा नियम है इसमें कि चयनित श्रृंखला होती है, चयनित श्रृंखला में यदि क्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो, द्विबंध त्रिबंध भी उपस्थित हो और क्रियात्मक समूह भी उपस्थित हो, तो हम किधर से नंबरिंग करें या हम सबसे पहले किसको नंबर दें। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह, सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह को वरीयता देंगे, उसके बाद द्विबंध को, उसके बाद त्रिबंध को, उस लास्ट में हम देंगे प्रतिस्थापी को। तो ये मैं वरीयता क्रम वार लिखाऊंगा, सबसे ज़्यादा क्रियात्मक समूह,
उसके बाद द्विबंध, उसके बाद त्रिबंध और उसके बाद आएगा आपका प्रतिस्थापी। ठीक है, तो उसके बाद है तीसरा रूल क्या होता है, तीसरा नियम यदि किसी चयनित श्रृंखला में एक या एक से अधिक, मतलब एक या दो समान, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, तो एक वो चयनित श्रृंखला में यदि एक से अधिक समान प्रतिस्थापी उपस्थित होते हैं तो उनके लिए हम डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि शब्द का यूज करते हैं। यदि किसी श्रृंखला में दो समान प्रतिस्थापी हैं तो उनके लिए डाई, यदि तीन हो जाते हैं तो उसके लिए ट्राई, चार होते हैं तो उसके लिए टेट्रा और पांच होते हैं तो उसके लिए लगाते हैं हम पेंटा। इसके बाद हम रूल नंबर 4 पर जाएंगे। यदि चयनित श्रृंखला में दो या दो से अधिक असमान प्रतिस्थापी होते हैं, मान के चलो एक क्लोरीन आ गया, एक ब्रोमीन आ गया, एक क्लोरीन आ गया, ऐसे असमान प्रतिस्थापी हैं तो उन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम या अल्फाबेटिकल क्रम में हम उनको जमाएंगे। जैसे कि क्लोरो का सी होता है, फ्लोरो का एफ होता है, तो सबसे पहले हम क्लोरो को नंबरिंग देंगे, ना कि फ्लोरो को। ठीक है, इसके बाद रूल नंबर 5 होता है यदि किसी चयनित श्रृंखला में अब प्रतिस्थापी और अंक, यदि हम जैसे दो पर प्रतिस्थापी आ गया तो उसको हम शब्द और अंक को अलग करने के लिए एक हाइपन शब्द का उपयोग करते हैं। हाइपन शब्द मैं बताऊंगा, डैश से प्रदर्शित करेंगे उसको। और उसके बाद यदि दो एक ही कार्बन पर दो प्रतिस्थापी समूह है तो जैसे टू टू लगाएंगे तो जो अपने पास अंक आएंगे उन्हें हम कॉमा से प्रदर्शित करेंगे, और जबकि जो शब्द और अंक है उनको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, हाइपन शब्द से प्रदर्शित करेंगे। तो ये आपके कुछ नियम है। इसके बाद मैं आगे भी बताऊंगा, जो रिंग वाले आएंगे उनके लिए अलग रूल लगेगा, थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस नियम आएंगे, लेकिन हमको पहले सबसे पहले ये याद होने चाहिए। तो देखते हैं। देखो, आईयूपीएसी के नियम, आईयूपीएसी के नियम आईयूपीएसी के नियम तो इसमें प्रथम नियम क्या होता है, तो हम क्या करें, सबसे पहले सर्वप्रथम एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। ठीक है, और द्वितीय नियम, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या होगा, दूसरा नियम होगा चयनित श्रृंखला में क्रियात्मक समूह द्विबंध या त्रिबंध, उसके बाद तथा प्रतिस्थापी उपस्थित हों। तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम होता है वरीयता क्रम। चयनित श्रृंखला में वरीयता क्रम, तो जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, थोड़ा मेरे पास जगह नहीं है। चयनित श्रृंखला में वरीयता क्रम, तो चयनित श्रृंखला में वरीयता क्रम होता है, वो होता है सबसे पहले हम लेते हैं क्रियात्मक समूह, उसके बाद द्विबंध या त्रिबंध, उसके बाद होता है प्रतिस्थापी। याद रखना आपको ये वाला रूल। सबसे पहले जब अपन नाम बनाएंगे तो क्रियात्मक समूह को सबसे पहले नंबरिंग देंगे। रूल नंबर 4, जब चयनित श्रृंखला में दो से अधिक समान
प्रतिस्थापी उपस्थित हों तो जब दो से अधिक समान प्रतिस्थापी उपस्थित होंगे तो उसके लिए हम क्रमशः दो भी हो सकते हैं, तीन भी, तो हम इसके लिए लगाते हैं डाई ट्राई टेट्रा पेंटा। ठीक है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आदि शब्द लगा देते हैं। रूल नंबर 5 है, जब चयनित श्रृंखला में शब्द और अंक को, तो यहाँ लिखेंगे शब्द और अंक को अलग करने के लिए हाइफन डैश का उपयोग किया जाता है और इसके बाद अंक को अलग करने के लिए कॉमा का उपयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, थोड़ा जगह नहीं तो आपको ये उतार लेना है। सर्वप्रथम एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। उसके बाद रूल नंबर 2 है, चयनित श्रृंखला में क्रियात्मक समूह द्विबंध या त्रिबंध तथा प्रतिस्थापी उपस्थित हो। तीसरा है, चयनित श्रृंखला में वरीयता क्रम, तो क्रियात्मक समूह देंगे द्विबंध, त्रिबंध और प्रतिस्थापी। जब चयनित श्रृंखला में दो से अधिक समान प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा शब्द लेंगे। और 5th है आपका शब्द और अंक को अलग करने के लिए हाइफन। तो आपको एक बार देख लो इन चीजों को आप। अब देखो हम सरल भाषा से, सरल से लेके कठिन की तरफ चले हैं। देखो एक बार आपको बता दूं कि हम कोई भी चीज़ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे अक्सर कठिन बताते हैं इसको बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे सरल है। इसमें क्या है, आपको सिर्फ फोकस करना है कि ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ कैसे बनेगी, इस चीज़ का हमको उपयोग होना चाहिए, हमें आनी चाहिए, तो आपको बहुत सरल लगने लगेगी। तो हम सबसे पहले सरल की तरफ से चलेंगे। देखो हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में त्रिबंध तक पढ़ते हैं, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। ठीक है, एकल बंध तो एल्केन, एल्किन और एल्काइन, इनको हम रूप दे देते हैं एल्केन, एल्किन और एल्काइन का। तो एल्केन की अभिक्रिया पढ़ते हैं, एल्किन की अभिक्रिया पढ़ते हैं और एल्काइन की अभिक्रिया पढ़ते हैं। इसी प्रकार हम सबसे पहले एल्केन, जो भी एल्केन श्रेणी के नामकरण है उनको बनाना सीखेंगे। मतलब मैं अलग अलग तरीके से बनाना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, एक तो खुली श्रृंखला में होता है और एक एरोमेटिक या रिंग वाले मैंने अभी बताया था कि उनको अलग नेक्स्ट वीडियो में बताना पड़ेगा क्योंकि इसमें नहीं हो पाएगा। हम इसमें खुली श्रृंखला वाले जितने भी लंबी कार्बन श्रृंखला वाले हैं उन सबका क्या करेंगे, हम IUPAC नाम बना लेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं इनको सबको अलग अलग लेके चलूंगा कि एल्केन क्या है, एल्कीन के लिए नामकरण, एल्केन के लिए नामकरण और एल्काइन के लिए नामकरण। तो सबसे पहले हम एल्केन के लिए नामकरण लेते हैं। एल्केन श्रेणी के नामकरण, एल्केन श्रेणी के नामकरण में सबसे पहले हमें इसका एक सामान्य सूत्र होता है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एल्केन क्या होता है, एल्केन की परिभाषा भी दी जाती है, मैं थोड़ा बहुत बताते चल रहा हूँ जल्दी से। एल्केन की परिभाषा होती है, जब कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो या जब कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बॉन्ड उपस्थित होता है तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। इसे हम पैराफिन्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होती है, बहुत कम क्रियाशील होती है, इसलिए इसे हम एल्केन को पैराफिन भी कहते हैं। एल्केन श्रेणी में जो भी प्रत्येक कार्बन होगा उसका संकरण sp3 होगा। इसके बाद क्या होता है, जो एल्केन होता है, एल्केन के लिए अनुलग्न के रूप में हम एन लगाते हैं और इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो सबसे पहले थोड़ा इनके बारे में मैं बता दूं। जब कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध होगा तो उसे हम एल्केन बोलेंगे। इसे हम पैराफिन के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि इसे हम मोम से प्राप्त करते हैं। पैराफिन एक मोम होता है ध्यान रखना, ठीक है, पैराफिन। उसके बाद इसका संकरण होता है वो sp3 होगा। संकरण क्या होगा, sp3। तीसरी बात है इसमें इसका सामान्य सूत्र होगा CnH2n
प्लस टू, CnH2n, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहीं भी पूछा जा सकता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस टू। अब देखो यहाँ n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब यहाँ n की जगह पे एक भी, दो भी, तीन, चार, पाँच। अब मान के चलो मैं n बराबर यहाँ दो रख रहा हूँ इस सूत्र में, तो हमारा जो यौगिक बनेगा कार्बन, यौगिक में क्या बनेगा देखते हैं। कार्बन है, n की जगह पे मैंने दो रखा, H2 इंटू, अपने पास का n की जगह दो रखेंगे प्लस दो, तो क्या बन जाएगा C2, दो दूनी चार और दो छः, C2H6, C2H6 के लिए CH3, ये वाला आपका सूत्र बनेगा। क्या बनेगा, इसको बोलते हैं एथेन, क्योंकि दो कार्बन है उसके लिए एथेन मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो CH3 के जो एक ये सूत्र है, यदि हम n बराबर चार ले लें तो n बराबर चार, तो C की जगह पे चार रखेंगे, इसके पे चार रखेंगे, चार दूनी आठ, आठ प्लस दो 10, तो C4H10 बन जाएगा। ठीक है, तो C4H10, और C4H10 के लिए CH3, CH2, CH2, CH3, ब्यूटेन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो एल्केन श्रेणी के लिए इसे पैराफिन्स भी कहते हैं। sp3 संकरण होता है, सामान्य सूत्र CnH2n प्लस टू होता है। यहाँ n बराबर एक, दो, तीन, चार, पाँच कितने भी हो सकता है। इसके बाद हम यदि n बराबर दो रखेंगे इसमें, तो अपना ये बनेगा, n बराबर तीन रखेंगे तो ये बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एथेन और इसको बोलते हैं हम ब्यूटेन। अब उसके नामकरण लगाएंगे हम, नामकरण करना बहुत जरूरी है। देखो कुछ नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है, नॉर्मल से बात करेंगे हम, CH3, CS, CL, CH2, CH3, CH3, CH, Br, CH2, CH3, CH3, CH, F, CH2, CH3। देखो सबसे पहले मैंने वो रूल फॉलो करना है, वो मैंने IUPAC फॉर्मूला बताया था, उसमें क्या था, जनक श्रृंखला बीच में थी, लेफ्ट साइड में सारे क्या थे, पूर्वलंग, राइट साइड में सभी क्या थे, अनुलग्न। जनक श्रृंखला के इधर प्राथमिक पूर्वलंग, फिर द्वितीयक पूर्वलंग, इसके बाद प्राथमिक अनुलंग और द्वितीयक अनुलंग। तो जो द्वितीयक अनुलंग, सबसे पहले हम जब भी IUPAC नाम बनाएंगे सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे, क्योंकि हमारा रूल में पहले क्या होना है, प्रतिस्थापी। यदि कोई रिंग वगैरह है तो उसको छोड़ दें, फिर कार्बन की श्रृंखला रखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो उस चीज़ को रखेंगे। उसके बाद अनुलग्न, फिर हम क्रियात्मक श्रृंखला आएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने बताया लंबी कार्बन श्रृंखला, तो इसमें एक ही श्रृंखला है, वो है आपकी सीधी वाली श्रृंखला। ठीक है, और कोई श्रृंखला नहीं है। अब हमने नंबरिंग, मैंने बताया कि चयनित श्रृंखला में नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी, द्विबंध, त्रिबंध क्या हो और क्रियात्मक समूह पास आ रहे हों। तो देखो एक, दो, तीन, इधर से जाएंगे तो तीन नंबर पर पड़ेगा, एक, दो, तो इधर से जाएंगे तो दो पर पड़ रहा है, इधर से जाएंगे तो तीन, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो दो पर आ रहा है, और राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो तीन पे आ रहा है। तो हम जाएंगे जिधर से कम पास पड़े। मान के चलो हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए, तो एक तो 2 किलोमीटर दूरी तय करनी है हमें, एक 3 किलोमीटर दूरी तय करनी है, तो आप किधर से जाना पसंद करोगे, वो भी हम पैदल हैं, तो हम जाएंगे 2 किलोमीटर से, क्योंकि भाई पास पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे नंबर 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ दे देंगे, तो मैंने बताया सबसे पहले प्रतिस्थापी, तो ये होता है हमारा प्रतिस्थापी। ठीक है, इसके बाद ये होगी मेन श्रृंखला, इसमें कोई साइक्लो वाइक्लो नहीं लगेगा, क्योंकि कोई रिंग नहीं आई है, ना कोई पूर्व क्रियात्मक समूह लगेगा, तो सिर्फ क्या लगेगा, प्रतिस्थापी और जनक श्रृंखला, और उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न। तो देखो सबसे पहले लिखें कितने नंबर पे आ रहा है क्लोरीन, तो ये आ रहा है 2 नंबर पर, तो लिख लेंगे 2 क्लोरो। ठीक है, इसके बाद कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 4 के लगाते हैं हम, ब्यूट, ब्यूट। अब ब्यूट तो लगा रहे हैं, इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए यहीं लगा देंगे ब्यूटेन। एन लग गया इसमें, ब्यूट प्लस एन करते तो हम क्या हो जाता, ब्यूटेन। तो याद रखना 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसी प्रकार इसका बना लोगे आप। अब तो आपको समझ में आ गया होगा
नंबर इधर से जाएंगे 1 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 2 फ्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। ऐसे टाइप के सवाल आते हैं। इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करेंगे, इस चीज को हम देखते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम मैंने बोला है लंबी कार्बन श्रृंखला, तो आपको ये देखना है सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी बनेगी। तो देखो मैं गिन लेता हूँ पहले, 1 2 3 4 5। पहली वाली श्रृंखला को देखा जाए तो 5 की बन रही है, तो ये वाली सीधी 5 की। अब देखते हैं 1 2 3 4 5, ये भी 5 की बन रही है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 की। 1 2 3 4 5, कोई सी भी श्रृंखला ले लो, इसमें सभी 5 कार्बन की श्रृंखला होंगी। मतलब कोई सी भी श्रृंखला, ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, या ये वाली श्रृंखला ले लो, इसमें तीनों श्रृंखलाएं 5 कार्बन की है। तो हमें सीधी श्रृंखला का क्या कर लेना है, चयन कर लेना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, नंबरिंग। तो नंबरिंग देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है नंबरिंग करना। देखो इधर से जाएंगे हम, तो देखो मैं ऐसी सवाल आए तो उनको चयन करना आना चाहिए। इधर से जाएंगे तो इस कार्बन पर 2 प्रतिस्थापित